चलो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आज हम पेपर डिस्कशन करेंगे। थोड़ा सा टाइम मैं आपको भी दूंगा, एक बार आप खुद से एक बार वापस अटेम्प्ट कर लेना और फिर अपन उसका सॉल्यूशन देखेंगे। पहले स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन ये थे, एक बार ध्यान से फटाफट पढ़ लो, देखो क्या कर सकते हैं। जिसने ऑलरेडी अटेम्प्ट कर रखा है वो भी एक बार देख लो कैसे क्या किया था। क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई किया था, हुआ था या नहीं हुआ था। फर्स्ट वाला करा था। यस सर। क्या आएगा Yes. फर्स्ट का, कैसे करेंगे। याद करो कैसे किया था। चलो ठीक करते हैं हम मिलके। फर्स्ट और सेकंड दोनों कोई क्वेश्चन अच्छे थे, प्रॉपर्टी बेस्ड थे। अच्छा बताओ, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एन की पावर इवन है तो ए की पावर एन क्या होगा। ये तो आसान था एक्चुअली बच्चों। स्क्यू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी क्या बताई थी। फिर ये ऑप्शन आया था इसका। सिमेट्रिक और मैट्रिक्स। यस सर, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आंसर इसका। अच्छा अच्छा, आंसर तो सही बताया। कैसे सॉल्व किया, पहले बताओ स्क्यू सिमेट्रिक मतलब क्या होता है, क्या प्रॉपर्टी होती है जल्दी से। सर ए इक्वल टू ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस माइनस ए। यस ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस है, पक्का सही है। याद करो सिखाया था कि नहीं सिखाया था क्लास में। यस सर। अब अगर बोला गया है ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर है, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक, एन इज इवन पावर, तो ए की पावर एन क्या होगा। तो जिसके बारे में पूछा उसको सी मान लो। इसके बारे में पूछा गया कि ये सिमेट्रिक होगा क्या होगा, तो जिसके बारे में पूछते हैं हम उसका क्या लेते हैं, ट्रांसपोज ले लेते हैं। ट्रांसपोज और पावर एक दूसरे में इंटरचेंज हो जाती है। ए ट्रांसपोज की जगह क्या आ जाएगा, माइनस ए। अब एन अगर इवन है तो इवन नंबर की पावर नेगेटिव को पॉजिटिव बना देगी, है ना। यस सर। तो सी ट्रांसपोज वापस सी के बराबर ही आ गया। देखो जैसे सी क्या माना था आपने, ये माना था, और सी ट्रांसपोज वापस किसके बराबर आ गया, सी के बराबर। तो अगर सी सी ट्रांसपोज के बराबर है तो कैसा होगा, सिमेट्रिक। यस सर, ऑप्शन ए था। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर बी कैसे किया बताओ। 52। क्वेश्चन नंबर 52 कैसे किया। चलो अभी बताओ, अभी दिमाग लगा लो। ए का डिटरमिनेंट दिया, बी का पूछा हुआ है। ए मतलब ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड आ रहे हैं, इसके अंदर ऐसा कुछ आ रहा है, पी क्यू आर ए बी सी और एक्स वाई जेड, ऐसा मतलब सम सम के टर्म्स में आ रहा है। क्या करे, क्या ऑपरेशन लगाए, कौन सी प्रॉपर्टी लगाए बताओ। बी के अंदर डिटरमिनेंट ऑफ ए पता है, डिटरमिनेंट ऑफ बी निकालना है। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगाए, थोड़ा सोचो, जो मन में आ रहा है बताओ। थोड़ा सा दिमाग लगाओ।
बताओ। किसी दो रो को सब्सट्रैक्ट करे, कुछ ऐसा करे तो फायदा होगा क्या? बताओ, एनीवन? नहीं समझ में आया? देखो, यहाँ पे आप देख पा रहे हो p प्लस एक्स, a प्लस एक्स, a प्लस पी, b प्लस q प्लस वाई, b वाई प्लस क्यू, और ये सब दिया हुआ है। या तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई में मुझे क्या क्रिएट करना पड़ेगा? ए बी सी पी क्यू आर और एक्स वाई जेड। तो ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड कैसे क्रिएट करेंगे? मेरे पास देखो, एक तो ब्रेकिंग वाली प्रॉपर्टी होती है कि डिटरमिनेंट को मैं किसी एक कॉलम के अबाउट ब्रेक कर सकता हूँ एडिशन में। बचे हुए दो कॉलम एज इट इज रहेंगे या बची हुई दो रो एज इट इज रहेगी। एक प्रॉपर्टी वो। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर ये दो के प्रोडक्ट में ब्रेक हो जाए, ऐसा कुछ मतलब इसको लिखे ताकि दो के प्रोडक्ट में ब्रेक हो जाए तो भी काम हो जाए। तो तीसरा क्या कर सकते हो? रोज को आपस में माइनस कर करके देखो कुछ अगर सिंप्लीफाई हो पा रहा हो। जैसे एक बार मैं रो माइनस करता हूँ, R2 और R3 को चेंज करके देखता हूँ, कभी कुछ फायदा हो तो R2 माइनस R1, R3 माइनस R1। रो 1 को फिलहाल एज इट इज रख रहा हूँ। आपको पता है जब भी हम रो ऑपरेशन अप्लाई करते, कम से कम एक रो अनचेंज रहनी चाहिए। तो रो 1 ऐसी कैसी रही? करके देखते हैं, अगर फायदा हुआ तो ठीक, नहीं तो कोई और मेथड अप्लाई करेंगे। R2 में से R1 माइनस करेंगे तो बताओ क्या आएगा? पहला एलिमेंट बोलो, R2 माइनस R1। अरे बैठे मत रहो, करो करके दिखाओ। R2 में से R1 ही तो माइनस करना नहीं आता इन दोनों को। बताओ क्या आएगा? A minus P. A माइनस पी। बाकी लोग भी करेंगे, अदरवाइज मैं रिमूव कर दूंगा क्लास के बाहर ही, जो आंसर नहीं करेगा। सिंपल एक चीज पूछी जा रही है, अगर आपको पेपर डिस्कशन नहीं करना तो ठीक है, बंद कर देते हैं अगर आपको आता है तो। और अगर मैं डिस्कशन कर रहा हूँ तो बाकी लोग भी आंसर करेंगे, अगर इस बैच में आपको रहना है। ऐसा मत करा करो कि क्लास में सिर्फ बैठने आ जाते हो। सिंपल पूछा है मैंने, सब इन दोनों को माइनस करना था। ए प्लस एक्स में से पी प्लस एक्स माइनस होगा तो क्या बचेगा? ए माइनस पी बचेगा। Yes, sir. A minus B. तो फिर इतना सब जवाब देने में क्या दिक्कत है आप लोगों को? क्या आ जाएगा? सी माइनस आर। फिर वापिस से R3 में से आर माइनस होगा तो एक्स कट जाएगा। यहाँ पे आर कट जाएगा। ये आया। लेकिन इससे भी कुछ फायदा दिख रहा है क्या? बोलो। अब कोई और दो रो ऐड किया तो ऐड करो। लास्ट में C माइनस Z होगा ना? सी माइनस जेड होगा। हाँ जेड है वो। अच्छा आर आर कट गया। हाँ, फिर आपने R माइनस Z कर दिया। अब सही है। यस सर। ओके वेरी गुड। लगाओ दिमाग। क्या आप कोई रो ऑपरेशन अप्लाई करें या फिर इसको और कोई तरीके से ब्रेक करें? बताओ, थोड़ा अपनी तरफ से भी सोचो। और किसी दो रो को सब्सट्रैक्ट करें या कॉलम में करें जिससे फायदा हो जाए। सिंप्लीफाई करना है किसी भी करके। पी के टर्म्स में अगर निकल जाए, डिटरमिनेंट निकालना है इसका। सर रो 2 में रो 1 प्लस कर देंगे तो? रो 2 में रो 1 प्लस कर दें। अच्छा ठीक है। R1 प्लस R2 प्लस R3 करेंगे तो हमारे पास 2 बच जाएगा फर्स्ट उसमें एलिमेंट।
R2 में R3 ऐड करें तो R1 प्लस R2 प्लस R3। पहली स्टेप में क्या अभी, मतलब अब अभी अगली स्टेप में करना चाह रहे हो स्टार्टिंग से? इसी स्टेप में। इसी स्टेप में, अच्छा ठीक है। R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, अगर ये अप्लाई करोगे तो देखो इन तीनों रो को ऐड करोगे, P से P कैंसल, X से X कैंसल, क्या आ जाएगा 2A। इन तीनों को ऐड Yes, करोगे, sir. Y Y Q Q कैंसल, क्या आ जाएगा 2B। यहाँ से आ जाएगा 2C, 2 कॉमन भी ले सकते हो, ये आपके पास ABC आ जाएगा। Yes, Common sir. होगा। ये चलो ये हो गया, अब बताओ और। अब दिख जाएगा, देखो ध्यान से, अब ABC आ गया है, तब ABC हटाना है अगर, तो ABC हट जाएगा, वापस से सब्सट्रैक्ट कर दो। R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1 एंड R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1, आया ना? Yes, sir. Yes, अगर sir. ABC को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास देखो क्या बचेगा, ABC, दिस माइनस दिस करेंगे, A कट जाएगा, माइनस P माइनस Q माइनस R, एक माइनस कॉमन, तो PQR, यहाँ पे माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, माइनस कॉमन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक्स वाई जेड, देखो वही आ गया, वाई इज ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए। क्लियर हो गया? Like option C था try. Yes, sir. Yes, sir. हाँ अब सी है, देखो आपके सामने एक छोटा सा ऑपरेशन लगाने से काम हो गया। R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2, ABC की ABC को भी दोनों से वापस सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो ABC PQ और XYZ आ गया, तो ट्वाइस ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए 6 दिया हुआ था, तो आंसर कितना आ जाएगा 12। Yes, sir. तो ये भी क्वेश्चन ऐसे करना था। अच्छा पहले एक काम करो, 54th करो। 54 तो क्लास में सिखाया था, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन की कंडीशन अप्लाई करो, तो अल्फा कितना होगा, करो अप्लाई। डेल्टा लिखो और इसके बाद एक आधा डेल्टा एक्स को नॉन जीरो करो, पता करो अल्फा कितना आएगा। सब लोग ट्राई करेंगे, ठीक है? मैं टाइम दे रहा हूँ इसलिए ताकि आप लोग एक बार और ट्राई कर सको, अदरवाइज तो पूरा ही डिस्कस कर सकते हैं हम, क्योंकि ऑलरेडी आपके पेपर में आ चुका है क्वेश्चन, तो एक बार वो मौका मिल रहा है तो ढंग से ट्राई करो, थोड़ा जल्दी जल्दी। डेल्टा की वैल्यू लिखो, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड, ये तो बहुत स्टैंडर्ड टाइप दिख रहा है। Sir, यहाँ पे भी alpha minus 2 आ रहा है. हाँ, इसका कितना आ रहा है ओपन करके, Plus 1 into 1 minus 1. हाँ पूरे में से अल्फा माइनस 1 कॉमन निकाल सकते हैं, Yes, sir. क्या क्या बचेगा, अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 Minus माइनस 1. 1, Minus 1. इसमें से माइनस कॉमन आ जाएगा, Yes, sir. अल्फा माइनस 1 अल्फा स्क्वायर Plus प्लस alpha अल्फा, minus 2. तो आपके पास डेल्टा की वैल्यू आ गई, अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस 1। Alpha plus 2. अब ये डेल्टा जीरो अगर होगा तो अल्फा की दो वैल्यू आएगी, 1 कॉमा माइनस 2। 1 और minus 2. अब आपको कौन सी लेनी है ये पता करना पड़ेगा, क्या दोनों लेंगे क्या, या फिर चेक करना पड़ेगा?
-2 वाली नहीं सर। डेल्टा एक्स निकालना पड़ेगा आपको, फिर पता चलेगा। ये क्लास में ऐसा क्वेश्चन कराया था। डेल्टा एक्स निकालने के लिए अल्फा की जगह कांस्टेंट टर्म रिप्लेस हो जाएंगे, यस सर। यस सर। कॉलम 1 रिप्लेस हो जाएगा कांस्टेंट टर्म से, अल्फा -1 अल्फा -1 अल्फा -1 यस सर। 1 अल्फा 1 1 1 अल्फा। डेल्टा एक्स इक्वल टू, पूरे में से अल्फा -1 कॉमन आ रहा है, क्लियरली दिख रहा है, हाँ है ना। तो क्या डेल्टा एक्स नॉन जीरो होना चाहिए, तो अल्फा को हम 1 नहीं रख सकते, तो 1 रिजेक्ट हो जाएगा, -2 एक्सेप्ट हो जाएगा। क्योंकि देखो अल्फा को 1 रखोगे तो डेल्टा एक्स भी 0 हो जाएगा, तो फिर वो किसकी कंडीशन आ जाएगी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। याद आ रहा है? यस सर। Yes, sir. यस सर। 53 में आपको बोला गया था ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया हुआ है और सब अलग अलग रेंज में है, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी ये पता करना है। याद करो क्या सिखाया था, किसी भी डिटरमिनेंट की मैक्सिमम वैल्यू कब आती है। मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करना पड़ता है, डायगोनल एलिमेंट कैसे होने चाहिए और नॉन डायगोनल कैसे होने चाहिए, क्लास में बताया था। मैक्सिमम निकालने के लिए हमेशा ध्यान रखना, आप भूल जा रहे हो तो डायगोनल एलिमेंट को मिनिमम रखो और बचे हुए नॉन डायगोनल को रखो मैक्सिमम, मैक्सिमम। तो आपको ओवरऑल डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा मैक्सिमम आएगी। यस सर। डायगोनल एलिमेंट को मिनिमम रखो और नॉन डायगोनल को मैक्सिमम रखो वैल्यू निकालो कितनी आएगी। सोचो आप कि डायगोनल में आपको मिनिमम रखना है, कम से कम वैल्यू इनकी जो जो वैल्यू, और बचे हुए में आपको रखना मैक्सिमम वैल्यू, और फिर उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी। तो बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a+1 है यहाँ पे, या b+1 है या c+1 है। सर ए की वैल्यू 0 लेंगे। अच्छा हाँ, अब देखो यह क्वेश्चन में थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि डायगोनल के अलावा ए बी सी इधर साइड में भी आ रहा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है उसकी वैल्यू 0 से 2 के बीच में लाई कर रही है। अच्छा 0 से 2 में कौन कौन सी वैल्यू आएगी, 0 और 1 ही आएगी बस, है ना। यस सर। यस सर। और ग्रेटेस्ट इंटीजर बी की वैल्यू भी क्या क्या आएगी, -1 और 0। यस सर। यस सर। ग्रेटेस्ट इंटीजर सी 1 से लेके 3 के बीच में है, तो 1 और 2 बस दो पॉसिबल, तो हर इसकी दो दो पॉसिबल वैल्यू है। अब उसमें से हम कौन सी रखें ताकि मेरी आंसर मैक्सिमम आए, या तो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करके देख लो। कौन सा रो ऑपरेशन लगाए ताकि सिमेट्री बैठ जाए बच्चों, बताओ ध्यान से। ऐसा कौन सा रो ऑपरेशन बनाओ ताकि सेम चीज बने, याद करो अभी लगाया था पिछले क्वेश्चन में भी। कौन सा रो ऑपरेशन लगाया ताकि एक जैसी टर्म बन जाए, भी लगाया था R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यस अगर ये वाला सर। अप्लाई करोगे इससे Yes, क्या हो sir. जाएगा,
फर्स्ट वाली रो क्या होगी, a प्लस बी प्लस सी प्लस वन, ए प्लस बी प्लस सी प्लस वन, ए प्लस बी प्लस सी प्लस वन, वो फर्स्ट वाली रो पूरी को पूरी कॉमन आ जाएगी। यहाँ बचेगा 1 1 1। और सोचो और क्या कर सकते हो। हाँ, और सिंप्लीफाई हो सकता है कि 2 1 की मदद से बच्चे में 2 1 को 0 बना, तो हर बार तो यही करते हैं पर C2 चेंजेस टू C2 माइनस C1, C3 चेंजेस टू C3 माइनस C1। जब भी आपको 3 1 दिखे, एक 1 की मदद से बच्चे में 2 1 को 0 बना दो। तो C2 माइनस C1, कॉलम 2 को कॉलम 1 से सब्सट्रैक्ट करूंगा, ये आएगा। फिर कॉलम 3 को कॉलम 1 से सब्सट्रैक्ट करेंगे, 0, हाँ 0 ही आएगा, ये भी 0। तो देखो कितना ज्यादा सिंप्लीफाई हो गया। अब रो 1 के बाद अगर ओपन कर दोगे तो आपके पास क्या आएगा, 1, इसकी पूरे की वैल्यू 1 ही आएगी। आपके पास बचेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ बी प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ सी प्लस का 1, ये फाइनल आंसर है। अब Yes, sir. इसकी मैक्सिमम चाहिए तो मैक्सिमम वैल्यू पुट अप कर दो, सबकी जो जो मैक्सिमम है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए 0 क्लोज ब्रैकेट 0 से 2 के बीच में, तो मैक्सिमम 1 होगा। बी 1 जो है -1 से 1 ओपन ब्रैकेट 1 तक है, तो मैक्सिमम 0 होगा। 0. सी जो होगा 1 से लेके 3 ओपन है, तो मैक्सिमम 2 होगा। 2. 2. देखो आपके सामने क्या किया, सबसे पहले एक रो ऑपरेशन अप्लाई कर दिया, R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। उससे क्या हुआ, सिमेट्री बैठ गई, 3 1 हो। जब भी 3 1 क्रिएट होता है, हमेशा एक ही काम कर रहा हूं मैं, 3 1 जब भी क्रिएट होते हैं तो कॉलम 2 को कॉलम 1 से, कॉलम 3 को कॉलम 1 से सब्सट्रैक्ट कर दो, उससे जनरली सिंप्लीफाई हो जाता है। तो देखो सिंप्लीफिकेशन किया, उसके बाद मैक्सिमम मिनिमम। यहाँ पे वो वाली प्रॉपर्टी अप्लाई क्यों नहीं करी, क्योंकि यहाँ पे डायगोनल में भी ए आ रहा था, बी आ रहा था, सी आ रहा था, नॉन डायगोनल में भी ए बी सी आ रहा था। तो फिर दोनों जगह अपन एक जगह मैक्सिमम एक जगह मिनिमम नहीं रख सकते, क्योंकि दोनों जगह सेम वैल्यू रखनी पड़ेगी। इसलिए Yes, अपन sir. उसके करा ये वाला तरीका। इसके बाद क्वेश्चन 55, ए दिया हुआ था u1 u2 आर द कॉलम मैट्रिक्स और इसकी वैल्यू गिवन थी। बहुत आसान क्वेश्चन था ये। ए देखो 1 2 3 0 1 2 0 0 1, ये ए मैट्रिक्स है। क्या बोला गया, ए इंटू u1। u1 के बारे में पता नहीं है, कॉलम मैट्रिक्स होगा, तो इसका अजम्पशन मान लेते हैं u1 का। मान लो x1 y1 z1 मान लिया फॉर एग्जाम्पल। अब मल्टीप्लाई करके जब कंपैरिजन करोगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, तो ये मिलेगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से करोगे तो x1 की वैल्यू 1 आ गई। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करोगे तो ये इसका ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 1। मल्टीप्लीकेशन के बाद क्या आएगा, 3 क्रॉस 1। ये एलिमेंट क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे तो 2x1 प्लस y1 इक्वल टू 0। सुना रहा है, पहले रो 1 को कॉलम 1 से किया तो ये एलिमेंट, Yes, sir. रो 2 को कॉलम 1 से किया तो ये एलिमेंट, फिर रो 3 को कॉलम 1 से किएंगे तो ये वाला है। यहाँ पे x1 की जगह 1 रख देना, तो y1 आ जाएगा -2। फिर वापस से रो 3 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x1 2y1 प्लस z1 इक्वल टू 0। x1 y1 की वैल्यू रख देना, z1 इक्वल टू 1। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. इस तरह से आपके पास x1 y1 z1 आ गया, मतलब u1 आ गया। u1 कितना है, 1 -2 1। इसी तरह से u2 निकालोगे, u2 को मान लेना x2 y2 z2, u2 आ जाएगा, फिर दोनों को ऐड ही करना है। तो आसान क्वेश्चन था, आप लोगों ने एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन करना चाहिए था, अजम्पशन मान के किया, कुछ भी नहीं था। 50 में क्या दिया हुआ, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ, सी दिया हुआ है। बोला ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ सी। ट्रेस का मतलब क्या सिखाया था, Sum of Sum diagonal of diagonal element. element. सम ऑफ
Diagonal elements. अब ट्रेस ऑफ ए बी निकालना है। ए बी के का ट्रेस कैसे निकालना है? पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सम ऑफ डायगोनल, और ट्रेस ऑफ सी की क्या कर देना, बराबर कर देना। ठीक है, तो Yes, ये sir. करना पड़ेगा वापिस से। ट्रेस ऑफ पहले ए बी पता करना, ए बी कितना होगा उसका ट्रेस, और सी के ट्रेस को इक्वेट कर देना। प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, तो प्रोडक्ट करके आपको ये देखना पड़ेगा क्या सिमेट्री बैठती है। एक एक करके मल्टीप्लाई करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, क्या पैटर्न आ रहा है वो ढूंढना पड़ेगा। पहले जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या हो रहा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को करेंगे 2 + 1 3, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को करेंगे तो 0 1। तो देखोगे ये तीन एलिमेंट इसमें तो हर बार सेम ही आ रहा है, 1 0 और 1, ये सब में सेम ही आ रहा है। तो लास्ट वाले में 1 0 1 आ रहा है, वो तो दिख रहा है। शुरू के दो को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, 3। ठीक है, अब ये 3 इस अगले वाले से मल्टीप्लाई होगा, अगले वाले से मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, 4। Yes, sir. कितना आएगा, 4। लॉजिकली भी देखो, 1 3 1 1 1 0 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला एलिमेंट आपका क्या आएगा, 4। फिर 4 वाला, ये आंसर 4 आया इसके साथ मल्टीप्लीकेशन के साथ। अब जो अगला है वापस से 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो 4 + 1 कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई होके, यहाँ पे आएगा 5। तो आप क्या देख रहे हो, 4 से मल्टीप्लाई होने वाला 4 आ रहा है, इसके पहले जो आएगा कितना आएगा, n, और n से n इंटू n+1 से मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली कितना आ जाएगा, n+1, और n+1 को इक्वेट कर देना, n+1 ही आएगा ना, चेक कर लेना। Yes, sir. ध्यान से करो इसको, थोड़ा सिमेट्रिकली सोचना पड़ेगा आप लोगों को। क्या सिमेट्री बैटरी वो सोचो थोड़ा, दो को मल्टीप्लाई करने, पेयर को मल्टीप्लाई करने पे क्या क्या आता जा रहा है, सारे जब मल्टीप्लाई करें तो फाइनली क्या आएगा ये सोचो। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से सोच के करना पड़ेगा। ध्यान से देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये वाला एलिमेंट आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये वाला एलिमेंट आ रहा है। बेसिकली इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे देखो क्या आ रहा है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, Sir. करो मल्टीप्लाई, देखो ध्यान से, यहाँ पे 1 आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 1 0 1, और देखो ये सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, तो 2 + 1 3 है, ये 2 + 1 हो जाएगा, ऐसा सोच चलो। ये मल्टीप्लाई हो के आगे पहले दो, अब नीचे अगला वाला नीचे उतरेगा। ये शुरू के दो को मल्टीप्लाई किया अभी, शुरू के दो को मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 + 1 क्रिएट हुआ। अब Yes, sir. शुरू के जो जब तीसरे वाले से मल्टीप्लाई होंगे तो देखो क्या क्रिएट होगा, 1 0 1, तो ऐसा कैसा, 0 1 Yes, sir. यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा तो 3 1 + 2 + 3। अब ये वाला वापस से जब 4 वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, ध्यान से समझना, ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1 + 2 + 3, 4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 1 + 2 + 4। Yes, sir. Yes, sir. 4 से मल्टीप्लाई होने पे क्या आ रहा है, 1 + 2 + 3 + 4। ऐसे करते 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 जब अपन लास्ट में n से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करने से 1 से 4 तक आ रहा है, 4 से मल्टीप्लाई करने पे कहां से कहां तक आ रहा है, 1 से 4 तक। n से जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1 से enter. और 1 से n का आपको सम पता ही होता है, n × n + 1/2, Yes, और ये sir. वैल्यू किसके बराबर है, 378 के बराबर। 378. यहाँ से सॉल्व करके n पता करना कितना आएगा।
तो ये क्वेश्चन को ऐसा कर। अच्छा, एक 59 में देख के बताओ, ये जो तीन इक्वेशन गिवन है कौन से टाइप की इक्वेशन है, बताओ। Homogeneous. होमोजीनियस इक्वेशन में जब भी हम बोलते हैं नॉन जीरो सॉल्यूशन, नॉन जीरो सॉल्यूशन का मतलब कौन से टाइप के सॉल्यूशन, याद करो। नॉन जीरो सॉल्यूशन कब किस में आए थे? Infinite solution. वेरी गुड। एक होता था जीरो सॉल्यूशन मतलब ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन Yes, जीरो sir. मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन बताओ। डिटर्मिनेंट जीरो। डेल्टा जी, 0. डेल्टा को जीरो से इक्वेट कर देना। Yes, sir. तो आपके पास डेल्टा को जीरो से जब इक्वेट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो फिर ऑप्शन मैच कर लेना कौन सा ऑप्शन मैच करा। तो ये हमेशा ध्यान रखना, ये जेई में भी आया हुआ है। E तो ये option. क्वेश्चन, ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन नहीं आया है। जेई में क्या पूछा गया था कि नॉन जीरो सॉल्यूशन, तो नॉन जीरो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? डेल्टा इक्वल टू जीरो। तो डेल्टा इक्वल टू जीरो अप्लाई करके घर पे सॉल्व करना है इसको। बस ये ध्यान रखना, जब भी नॉन जीरो सॉल्यूशन दिखे होमोजीनियस इक्वेशन में, तो डेल्टा को जीरो से इक्वेट करता है। क्वेश्चन नंबर 58 में देखो ध्यान से, cos इनवर्स x, cos इनवर्स y, cos इनवर्स z। ए दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो दिया हुआ है, पूछा गया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस z। इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखो, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए को जीरो से इक्वेट करोगे तो कौन सा और ऑपरेशन अप्लाई करें? या फिर एक काम करो, सबसे आसान तरीका, देखो ये यहाँ पे सिमेट्री दिख रही है। अगर मान लो इसको मैं फॉर एग्जांपल अभी के लिए, ये कोई ना कोई कुछ होगा, तो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, फॉर एग्जांपल इसको सी मान लो। बेसिकली आपके पास क्या दिया हुआ? डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी, फिर क्या आ रहा है? बी सी ए और सी ए बी, आया ना। अब इसको, इसका एक स्टैंडर्ड एक्सपेंशन सिखाया था, याद करो क्या आया था, कल ही बताया था पिछली क्लास में। एबीसी बीसीए सीएबी का स्टैंडर्ड एक्सपेंशन क्या था? Minus bracket a cube plus b cube plus c cube minus 3abc. वेरी गुड। और इसके भी फैक्टर दो बन जाते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। सही लिखा है? अच्छा मुझे ये बताओ, ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसको भी लिखने का एक तरीका था, याद करो। परफेक्ट स्क्वायर के टर्म्स में कैसे लिखते थे? बेसिक मैथ में पढ़ाया था। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए को क्या लिखते हो? चलो देखो ध्यान से, पता होना चाहिए, कितनी बार तो आके है क्लास। आपके पास आया था, लिख लो इसको कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आइडेंटिटी तो कितनी बार आ गई है। अगर अभी भी याद नहीं है तो फिर मतलब क्या है कितना क्लास अटेंड करने से कम 3 से 4 बार आ चुकी है आइडेंटिटी। अब ये जो सेकेंड ब्रैकेट है, ये बहुत स्टैंडर्ड है। इसको लिखने का तरीका होता है 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये 1/2, इसको ओपन करोगे 2 से डिवाइड करोगे तो यही आएगा। पूरे में से कॉमन निकाल लेना 1/2। आपके पास दो चीज बचेगी, ए प्लस बी प्लस सी और ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब ये भी क्लास में सिखाया था, इसमें पूछा क्या क्या है, इसको जीरो से इक्वेट करना था एक्चुअली। अब ये चीज जीरो कब होगी? या तो ये जीरो या फिर ये जीरो,
ये जीरो कब होगी, या तो ये जीरो या तो ये जीरो, यहाँ से दो कंडीशन आएगी, ए प्लस बी प्लस सी जीरो, या फिर ये तीन ब्रैकेट जीरो। अब ये तीन ब्रैकेट जीरो कब होते हैं, ये तीन ब्रैकेट जीरो कब होंगे, जब ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा, तब ये जीरो होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों कंडीशन इंपॉर्टेंट है कि ये क्वांटिटी जीरो कब होती है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc की वैल्यू जीरो कब होगी, जब a प्लस बी प्लस सी जीरो हो, या फिर a इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो। ये क्वेश्चन बेसिक मैथ में सेम कराया था ऐसा। और अब याद रखना, तीसरी बार आ रहा है, अगली बार अगर आए तो आपको खुद को दिमाग लगाना है। आपको पूछा था मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब एक्स वाई जेड कौन था, ए मतलब कॉस इनवर्स एक्स, बी मतलब कॉस इनवर्स वाई, सी मतलब कॉस इनवर्स जेड। तो आपने ए माना था कॉस इनवर्स एक्स को, यहाँ से एक्स कितना आ जाएगा कॉस ए, इसी तरह से वाई आ जाएगा कॉस बी। अच्छा, अपन को तो फिर ए प्लस बी प्लस सी जीरो दिया होगा, तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कोस इनवर्स इक्वल टू जीरो। इक्वल टू 0। यहां से मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है एक्स प्लस वाई प्लस जेड की। और दूसरी कंडीशन क्या है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। अब तीनों को इक्वल भी कर सकते हैं, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स जेड। अब मैक्सिमम कैसे निकालेंगे यहाँ से, देखो ध्यान से, तीनों का सम जीरो भी चाहिए और तीनों इक्वल भी, तो तीनों इक्वल भी और तीनों का सम भी जीरो। तो ए सबको जीरो ही होना पड़ेगा, तभी तीनों जीरो 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 होंगे, तभी सम जीरो होगा और ये भी इक्वल होगा। तो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू प्लस कॉस इनवर्स जेड, सबको क्या होना पड़ेगा जीरो। तो कॉस, अब ये अगर जीरो हो गया, फिर आपको सोचना पड़ेगा एक्स वाई जेड और कितना मैक्सिमम है। कॉस इनवर्स एक्स अगर जीरो है तो एक्स कितना आएगा, पाई बाई 2 आएगा एक्स, तो उससे नहीं सॉरी, एक्स कितना आएगा 1 आएगा, यस सर। एक्स Yes, कितना आ sir, जाएगा confirm. 1, वाई भी आ जाएगा 1 और जेड भी आ जाएगा 1। तो एक्स वाई जेड तीनों 1 आ गए, तो सम कर देना तीनों का, सम ही पूछा था। Yes, एक्स sir. प्लस वाई प्लस जेड पूरे 3 के बराबर आ जाएगी। एक्स वाई जेड तीनों 1 के बराबर आ गए, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड आपका 3 आएगा। Yes, sir. B option. ये बहुत आसान क्वेश्चन था, इसको घर पे फिर से ट्राई करना। मैं इस क्वेश्चन को ढंग से लिख रहा हूँ। डिटर्मिनेंट ऑफ पी ए आई जे है, और क्यू जो है पी आई जे। क्वेश्चन को, इसको रीड करना आपको आना चाहिए, पढ़ लो एक बार अच्छे से। क्वेश्चन को रीड करने का तरीका क्या होगा, और बी आई जे और ए आई जे में एक रिलेशन गिवन है, जो बी आई जे इक्वल टू 2 की पावर आई प्लस जे इंटू टाइम्स ए आई जे। बस वैल्यू रखते जाना है। बी 1 1 रखोगे तो आई और जे की जगह 1 1 रखोगे तो आएगा 2 का स्क्वायर ए 1 1 2 रखोगे तो 2 का क्यूब ए 1 2। इसी तरह से वैल्यू रखोगे, फिर 2 सब में से कॉमन निकालना, डिटरमिनेंट ऑफ पी क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ट्राई योरसेल्फ। Yes, sir. बस वैल्यू रखते जाना है यहाँ पे, ये A1 B11 B12 B13 की इसकी वैल्यू यहाँ पे रखते जाना, इसमें से 2 कॉमन निकालना, डिटरमिनेंट ऑफ P की टर्म्स में क्रिएट कर लेना। डिटरमिनेंट ऑफ P ऑलरेडी गिवन है, डिटरमिनेंट ऑफ Q पूछा गया। Yes, sir. ये समझ में आया कि नहीं, एक बार देख लो। चलो एक बार ट्राई करो जल्दी से, वैल्यू पुट अप करो एक बार, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन ऐड कर। वैल्यू पुट अप करो, B11 की B12 की B13 की, सबकी वैल्यू पुट अप करो। एक एक करके सबकी वैल्यू पुट अप कर दो।
उससे वैल्यू पुटअप करो एक बार। देखो, अगर आपने वैल्यू पुटअप करी होगी तो ऐसी कुछ आ रही होगी, क्रॉस चेक करना। 1 1 मतलब 2 का स्क्वायर, 2 1, ठीक है। देखो ध्यान से, अब सब में Yes, से sir. कॉमन निकाल, जो हाईएस्ट पावर आ रही है कॉमन निकालते जाओ। ये और ये यहां से 2 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। पहली रो से 2 का स्क्वायर कॉमन लिया, Yes, sir. दूसरी रो से 2 का क्यूब कॉमन ले लेना, Yes, sir. तीसरी रो से 2 की 2 पावर की 4 power कॉमन ले। 4. Yes, sir. अब जो कॉमन लेने के बाद आपके पास जो बचेगा उसको ध्यान से लिख लो। यहाँ बचेगा A11, A21, A31, यहाँ सबके साथ एक एक 2 बचेगा। A12, A22, A32, 8 2. यहाँ 2 स्क्वायर बचेगा। इसमें से भी ये 2 2 कॉमन और ये 2 स्क्वायर भी कॉमन, तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, डिटरमिनेंट ऑफ P। तो ये हो जाएगा इनटू डिटरमिनेंट ऑफ P। तो यहाँ पे देखो पावर ऐड हो जाएगी, तो टोटल पावर आपके पास आएगी 2 + 3 + 4 + 1 + 3, ये पांचों पावर आपस में ऐड हो जाएगी इनटू डिटरमिनेंट ऑफ P। और डिटरमिनेंट ऑफ P भी आपको गिवन है क्वेश्चन में 2 के बराबर। तो 2 के sir. बराबर कितना हो जाएगा, देखो 5 5 + 5 10 10 + 3 13 13 + 1 40। एक बार देखो कहाँ मिस्टेक हो गई। 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 कॉमन लिया था, फिर 2 कॉमन लिया, फिर 2 का स्क्वायर कॉमन आएगा। सॉरी, यहाँ पे 2 का स्क्वायर कॉमन लिया था ना, Yes, लास्ट वाला क्या sir. रहेगा, 2 का स्क्वायर। अब इसको ऐड कर दो, 5 + 5 10 10 + 2 12 12 + 1 13। 2 to the power 13 हो जाएगा सर। इसमें सिर्फ आपको वैल्यू पुटअप करनी थी, जो अगर आप वैल्यू पुटअप करोगे कॉमन लोगे अपने आप आंसर आता है। ये भी डुएबल क्वेश्चन था, सिर्फ वैल्यू रख के अगर करते सॉल्व तो करने लायक क्वेश्चन। यहाँ पे भी देखो कुछ क्वेश्चन आसान थे। फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर n क्रॉस n, फिर यहाँ पे देखो एक और इनफाइनाइट क्वेश्चन वाला सॉल्यूशन है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए बस कुछ नहीं करना, डेल्टा को 0 करना है और एक आधा कोई डेल्टा x डेल्टा y या डेल्टा z को 0 कर दे, कंडीशन आ जाएगी। अब देखो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, लिमिट का था लेकिन बहुत आसान था एक्चुअली। स्क्यू सिमेट्रिक होने के लिए मुझे सबसे पहले बताओ, ये जो ABC है ये इनकी वैल्यू क्या होगी, जल्दी से। स्क्यू सिमेट्रिक में ABC की वैल्यू क्या होगी, सबसे बेसिक। स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल ABC की वैल्यू क्या होगी, वापस बोलो क्या कह रहे थे, कोई कह रहा था कुछ, याद करो। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे दिखते थे, A transpose of equal to minus of A. वो तो उसकी डेफिनेशन हो गई। और दिखने में कैसे दिखते थे, डायगोनल एलिमेंट क्या क्या होते थे स्क्यू सिमेट्रिक में, 0. हाँ 0, याद होना चाहिए। तो
कि डायगोनल एलिमेंट स्क्यू सिमेट्रिक के हमेशा क्या होते हैं, जीरो होते हैं। अब चलो डायगोनल तो पहचान लिया, अब ये जो बचे हुए एलिमेंट है डी, ई और एफ, स्क्यू सिमेट्रिक के हिसाब से डी, ई और एफ की वैल्यू बताओ कितनी होगी। डी की वैल्यू -1, हाँ, ई की वैल्यू -2, -2. और एफ की वैल्यू -3 जो इधर एलिमेंट उसका नेगेटिव इधर आता था, यहाँ 1 है तो इधर -1, या 2 है तो इधर -2, या 3 है तो इधर -3। बस इनकी वैल्यू यहाँ पुट अप कर देना, आंसर आ जाएगा। यस सर। ये क्वेश्चन डुएबल थे। 64 एक बार ट्राई कर लो सब लोग खुद से, अभी करो क्वेश्चन 64 एक बार और ट्राई कर लो। तो पेपर अगर आप थोड़ा कॉन्फिडेंटली करोगे एग्जाम में, जो क्लास में सिखा रखा है और ढंग से रिवाइज करके जाओगे एग्जाम में, तो अच्छे से आराम से कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत कम कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो ऐसा हो कि क्लास में कवर ना हुआ या फिर नहीं पता चल रहा हो, बाकी तो लगभग हर चीज कवर हो रही है क्लास। अब देखो, इसको ना लॉजिकली किया जा सकता है एक्चुअली। थोड़ा सा ये अलग क्वेश्चन था 64। आपको बोला गया है नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्ड सेट ऑफ 2 n क्रॉस n मैट्रिक्स फॉर विच AB माइनस BA इक्वल टू I। ऐसे कितने हो सकते हैं AB माइनस BA का डिफरेंस I के बराबर है। तो ये स्टैंडर्ड है, इसको याद रख लेना। करना क्या है, जैसे अगर मान लो n क्रॉस n मैट्रिक्स है, इसको लॉजिकली कैसे करना सुनो ध्यान। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है, LHS में मैट्रिक्स क्या है, AB माइनस बी है, और RHS में मैट्रिक्स क्या है, I। ये दोनों मैट्रिक्स अगर इक्वल है, तो दो मैट्रिक्स अगर इक्वल हैं आपस में, तो उनके ट्रेस भी आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल। मतलब दोनों के सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, तभी तो दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे। यस सर। अब मुझे बताओ, अगर n क्रॉस n मैट्रिक्स है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रेस कितना है, सोच समझ के। n क्रॉस n मैट्रिक्स अगर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रेस कितना आना चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में होगा क्या, जितने भी डायगोनल एलिमेंट है ऐड होंगे 1 + 1 + 1 + 1। कितनी बार ऐड होगा, n टाइम्स ऐड होगा। यही तो होगा, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। 1 1 1 को n टाइम्स ऐड करोगे तो कितना आएगा, n आएगा। अब दूसरी तरफ ट्रेस ऑफ AB माइनस बी है, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, A को B से मल्टीप्लाई करो या फिर B को A से मल्टीप्लाई करो, दोनों मैट्रिक्स के आप देखोगे डायगोनल एलिमेंट सेम होते हैं। बाकी अलग हो सकते हैं, लेकिन दोनों मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, सेम होते हैं। सेम। अगर दोनों के डायगोनल एलिमेंट सेम है, जब सब्सट्रैक्ट करूंगा तो दोनों के डायगोनल सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे, तो जीरो आएगा। तो ट्रेस ऑफ AB माइनस बी क्या आएगा आपका, जीरो। अभी कभी ये इक्वल हो सकता है क्या, n जीरो के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। तो नो सच मैट्रिक्स इज पॉसिबल, नो सच मैट्रिक्स इज पॉसिबल।
जहां पे ए बी माइनस बी है आई के बराबर है, इसलिए नंबर ऑफ सच मैट्रिक्स कितना आ जाएंगे? 0। 0. थोड़ा ये अलग क्वेश्चन था, कॉन्ट्रडिक्शन टाइप वाला। इस रिजल्ट को एज ए रिजल्ट भी आप इसको याद रख सकते हो आगे के लिए, कि ए बी माइनस बी अगर आई दिया हुआ तो ऐसा कोई मैट्रिक्स पॉसिबल ही नहीं आ रहा है। बाकी थोड़े क्वेश्चन और ये भी दिए थे, डेल्टा 1 दिया था, डेल्टा 2 दिया था, दोनों का डिफरेंस पूछा था, तो सिंप्लीफिकेशन करना है। ए बी दिया हुआ है, ए बी में रिलेशन पूछा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना, अगेन इजी क्वेश्चन है। 69 में भी ट्रेस के बारे में पूछा है, और ये लास्ट के 3 क्वेश्चन यहाँ पे आपको मैट्रिक्स में दिया हुआ। अब ये जो क्वेश्चन कराए मैंने, ये सारे क्वेश्चन बहुत फंडामेंटल थे, बहुत अच्छे थे एक्चुअली में। आप लोगों को इनको वापस से एक बार अच्छे से ट्राई करना है। और एक चीज और ध्यान रखो, अभी आधे घंटे बाद आपका वापस से आज का लेक्चर है अगला, सर केमिस्ट्री. केमिस्ट्री। केमिस्ट्री. अभी मैं पेपर भेज रहा हूँ पूरा कल वाला, तो अगर हो सके तो पेपर के क्लास के पहले एक बार केमिस्ट्री का पेपर रिकैप करके चल जाना, ताकि क्लास अपनी तरफ से एक बार ट्राई कर लो बिना सॉल्यूशन देखे, ठीक है? जब क्लास में डिस्कशन हो तो समझना अच्छे से, और नहीं समझ में आए तो डाउट डिस्कशन कर लेना, ठीक है? तभी आधा घंटा है आपके पास, आराम से अटेंड कर सकते हो, ठीक है? यस सर. पेपर भेज रहा हूँ अभी ग्रुप में, Yes, एक बार sir. अटेंड कर लेना, फिर केमिस्ट्री क्लास में पार्टिसिपेट कर। ओके। Okay.